हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारा आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने प्लान करा है कि वो अपना मास्टर्स भी फिज़िक्स में परसू करना चाहते हैं या फिर कोई और साइंस की फील्ड में। ये कॉमन वीडियो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं फिज़िक्स वालों पर ही फोकस करूँगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है। तो होता क्या है कि लोग एग्ज़ाम्स लिखते हैं, खूब मेहनत करते हैं, मार्क्स लाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दे फील दिस डिफ़िकल्टी फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कॉलेजेस, ठीक है। कुछ अगर फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमें कंसिडर करना है कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग में। अगर वो फैक्टर मिस हो जाता है तो वो चाहे कितने भी अच्छे कॉलेज में एंड अप कर जाए, लेकिन वो उतने सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ एक लिस्ट बना कर रखना है फैक्टर्स का कि हमको इनको कंसीडर करते हुए कॉलेज की शॉर्ट लिस्टिंग और अरेंजमेंट करना है, ठीक है, रैंक वाइज। तो हमें पता है कि अभी आईआईटी जैम ने अपना पोर्टल ऑन कर दिया है कॉलेजेस के अरेंजमेंट के लिए और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आईआईटीज़ के। तो अभी आप सब लोग भी वहीं अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे होगे। तो बिफोर फाइनलाइजिंग द लिस्ट बिफोर सबमिशन, एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही तुम वहाँ पे एक अच्छा अरेंजमेंट करना आईआईटीज़ का एक, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों का तुम ध्यान रखोगे तो एक बहुत ही एफिशिएंट तुम्हारा जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, बहुत ही एफिशिएंट होगा। तो बाद में यू विल रियलाइज़, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। तो पहले उन लोगों के लिए डिस्कस करते हैं जिन लोगों को पता है कि उनको मास्टर्स में किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब किस डोमेन में उनको इंटरेस्ट है और उसमें उन्हें परसू करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ डोमेन फिजिक्स में मैं बता सकता हूँ, जैसे कि कुछ लोग होंगे जिनको जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। और उनका रैंक आ रहा है अराउंड 120 130 फॉर आईआईटीज़ और इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनआईटीज़, ठीक है। तो उनका एक सर्टेन रैंक है और अच्छा रैंक है फॉर एग्जांपल और उनको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है। तो अगर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा रैंक है अराउंड एग्जांपल, ठीक है। मान लो अगर मेरा रैंक है 200 200, ठीक है, इन फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? रुड़की, ठीक है। ओके ओके, लेट्स टेक सम रैंक लाइक 150 जिसमें काफ़ी तुम्हें कॉमन कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। मद्रास, ठीक है, एंड दिल्ली ऑल्सो होपफुली, ठीक है। मान लो एक ऐसी रैंक है जिसमें तीनों तुमको मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है तुम्हारा एस्ट्रो फिजिक्स, ठीक है। तो अब तुम्हें शॉर्टलिस्ट कैसे करना है? अब देखो, दिल्ली जो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दिल्ली में तुम्हारा एस्ट्रो नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बस एक हाई एनर्जी फिजिक्स का ग्रुप है, पार्टिकल फिजिक्स का, बट देर इज़ नो एस्ट्रोफिजिक्स इन दिल्ली। तो तुमको इसको हटा ही देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो तुम अगर देखो ध्यान से तो तुम्हारा अच्छा रैंक होने के बाद भी तुम दिल्ली को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो मास्टर्स में, ठीक है। क्योंकि अगर दिल्ली के देखो तुमको मिल तो जाएगा ही, लेकिन अगर तुमने दिल्ली को रुड़की और मद्रास के ऊपर रख दिया तो तुम एक ऐसे कॉलेज में एंड अप करोगे जहाँ पे तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। तो वहाँ 2 साल तुम कैसे काटोगे वो तो तुम ही जानो, राइट। तो तुम्हें काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। रुड़की में भी है फैकल्टी, लेकिन अब रुड़की और मद्रास में दोनों जगह फैकल्टी है। अब तुम कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे? तो यहाँ तो काफ़ी ऑब्वियस है कि ठीक है, रुड़की का जो मार्क्स का जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 230 240 आता है। इसका भी अराउंड 180 190, मुझे क्लियरली याद नहीं है, जितना भी जाता होगा देख लेना आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग में। ये एक फैक्टर रख सकते हो। आप एक फैक्टर ये भी रख सकते हो, ये फैक्टर चलो ठीक है, ओके, रैंक का कट ऑफ क्या जा रहा है, लेकिन रैंक का कट ऑफ आपको ये डिसाइड नहीं करता कि वहाँ का जो एस्ट्रोफिजिक्स का डिपार्टमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, राइट। ओपनिंग रैंक या क्लोजिंग रैंक। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इनकी वेबसाइट खोलो, ठीक है, वेबसाइट, और इनकी जो फैकल्टीज़ हैं वो देखो। फैकल्टीज़ में किसको देखना है? फैकल्टीज़ में एस्ट्रो की फैकल्टी देखो। तो एस्ट्रो की फैकल्टी आप देखोगे तो मान लो रुड़की में हमको मिली 3 फैकल्टी, ठीक है, और मद्रास में मिली हमको 4 फैकल्टी। तो अब क्या करोगे? अब देखो यार, तुमको चारों के साथ तो काम नहीं करना है ना। तुमने अगर मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट करना है या रिसर्च करनी है तो तुम्हें चारों के साथ तो नहीं करना है। अब अगर तुम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, अगर, ठीक है, अगर नहीं हो, अगर यू आर लाइक हाँ ठीक है चलो 4 है इसमें चले आते हैं, गुड, क्योंकि इसका तो एन आई,
ठीक है। NIRF रैंकिंग भी अच्छा ही है रुड़की से काफ़ी, जितना मुझे याद है। ठीक है, ये एक अच्छा है, लेकिन अगर तुम और भी स्पेसिफिक हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए और अच्छा होगा। ठीक है, तो मान लो तुम्हें ग्रेविटेशनल वेव फिजिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब रुड़की में GW पे काम नहीं होता है, हम्म, या GW पे काम नहीं होता है। मद्रास में A1 फैकल्टी है। या फिर तुम्हें एक ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट है जिसकी फैकल्टी रुड़की में, मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा ही, बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि रुड़की में जो उसकी एक फैकल्टी है वो आउटस्टैंडिंग है, राइट। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फैकल्टी, काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशंस हैं, काफ़ी अच्छे पेपर्स, एक्टिवली पेपर्स निकाल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिसर्च ग्रुप है। ठीक है, तो उस केस में फिर तुम रुड़की को कर सकते हो प्रिफर, इट्स अप टू यू। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, कि मेरा जो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल वेव फिजिक्स का मैंने एग्जांपल लिया, तो GW में मैं अगर उठा लेता हूँ गांधीनगर IIT, ठीक है, गांधीनगर, और एक तरफ मैं रुड़की रख देता हूँ, ठीक है, या KGP रख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, तब भी अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट GW में है और मैं अगर फैकल्टीज देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि गांधीनगर में एक फैकल्टी है, ठीक है, प्रोफेसर आनंद फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ही इज ही इज़ वेरी रेप्यूटेड इन हिज फील्ड, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनके काफ़ी अच्छे पेपर्स आते हैं और काफ़ी अच्छा रिसर्च ग्रुप है उनका। ठीक है, बहुत अच्छा आउटकम आता है इनके रिसर्च ग्रुप का और काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशंस हैं। रुड़की में एक भी नहीं है, KGP में एज अप टू माई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ग्रेविटेशनल फिजिक्स है और मैं बहुत ही डेफिनेट हूँ इस चीज़ को लेके, तो मैं प्रिफर करूँगा IIT गांधीनगर इंस्टेड ऑफ रुड़की। इवन दो रुड़की जो है वो हर एंगल से रैंक वाइज तुम्हारे गांधीनगर से ऊपर ही लाई करता है, लेकिन मुझे अपनी फील्ड से मतलब है, मुझे अपनी फील्ड के प्रोफेसर से मतलब है, और वो गांधीनगर में ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। तो अगर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना पता है और अगर आपने अपना एक बैकग्राउंड रिसर्च अच्छे से कर रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉलेज का रैंक इतना मैटर नहीं करेगा जितना आपको उस प्रोफेसर का प्रोफाइल मैटर करेगा जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। तो अगर आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक पेपर निकाल देते हो, ठीक है, मान लो, ठीक है, चलो वो आप बाद में डिस्कस करते हैं आगे कि और क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर IITs के फैकल्टीज़ को देखो, उनको अच्छे से देखो और देखो कि कौन सी फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है। NIRF रैंकिंग जो फॉर एग्जांपल होती है, एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन इसमें हर चीज़ कंसीडर होती है, इंजीनियरिंग भी, ना कि BTech MTech MSc, एवरीथिंग इज कंसीडर देयर, नॉट जस्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ये हो सकता है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिसर्च कर रहा हो, देन इफ़ यू सी देयर NIRF रैंकिंग इन योर फील्ड, राइट। तो ये थोड़ा फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। अब उनकी बात करते हैं जिनको क्लियर नहीं है कि उन्हें किस में काम करना है, राइट। तो हाँ, ये हो गया उनके, ये ऊपर वाला जो था ये इनके लिए था, इफ़ यू नो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट, सॉरी, राइट, राइट, इफ लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट नोन था। अभी हम जाते हैं उनके पास, उनके लिए जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नोन नहीं है या कंफ्यूज है। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नॉट नोन। ठीक है, तो अब उनको क्या क्या फैक्टर देखना है। देखो, सबसे बड़ा फैक्टर तो तुमको ये देखना है कि उसकी उसके जो रिसर्च ग्रुप में है उसमें वर्सेटिलिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि अगर तुम्हें वर्सेटिलिटी इन रिसर्च एंड करिकुलम, ठीक है, तो ये तुम्हें देखना क्यों है, क्योंकि तुम्हें अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन अगर तुम मास्टर्स में तुम हर फील्ड को एक्सपोज नहीं होगे तो तुम डिसाइड कैसे करोगे कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट तो तभी आप पता करोगे ना जब आप डिफरेंट फील्ड्स को अच्छे से एनालाइज करोगे और बोलोगे कि हाँ यार, ये फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें मैं अपना थीसिस वर्क और फॉलोड, और हो सकता है फ्यूचर में मैं PhD एंड अप करूँ। तो एक
ऐसा कॉलेज जरूर चूज करना रैंक में, ठीक है। एक ऐसा कॉलेज चूज करना जिसमें रिसर्च हर फील्ड में हो रही हो, एक बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च ना हो। ऐसा ना हो कि उस कॉलेज में सिर्फ हाई एनर्जी फील्ड का बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा हो लेकिन कंडक्स मैटर का इतना अच्छा ना हो, ठीक है। वो वैसी फील्ड्स नहीं चूज करना। तो वर्सेटिलिटी रिसर्च ग्रुप देखना, मेजर वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर आता है जो कि है अपना ऑफ कोर्स NIRF रैंकिंग। अब तुम बोलोगे कि यार मैंने तो ऊपर कहा था NIRF रैंकिंग मैटर नहीं करता है। देखो, अगर तुम्हें तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, ठीक है, और तुम मास्टर्स में जाते हो और तब भी यू आर लाइक कि हाँ चलो कंडक्स मैटर में ज़्यादा स्कोप है तो उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। कई लोग ये करते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, कि यू आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड देन डिसाइड द एरिया इन विच यू वांट टू वर्क। इस केस में क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर को टारगेट तो कर नहीं रहे हो, तो आपका मैटर क्या करता है कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है कॉलेज का, राइट। तो ये मैटर करता है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप एक जिसका NIRF रैंकिंग ज़्यादा अच्छा है, लाइक फॉर एग्जांपल ओल्ड IITs आर बेटर देन न्यू IITs, तो ये सब चीज़ें आप फैक्टर कंसिडर करोगे। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज आएगा आपका जब आप अप्लाई करोगे PhDs के लिए। उसमें आपका फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन में अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, तो फॉरेन में आपका अगर ओल्ड IIT है तो वो ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रिफर होगा। मतलब ये मैं स्टेटमेंट थोड़ा वेगली बोल रहा हूँ, लाइक मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था गांधीनगर का, ठीक है। तो गांधीनगर के मैंने इसलिए दिया क्योंकि गांधीनगर में ही GW का काम था और प्रोफेसर अच्छे थे और बाकी दो में नहीं थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे IIT मद्रास लिख देता तो मैं डेफिनेटली IIT मद्रास चूज़ करता अपनी रैंक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उस केस में NIRF रैंकिंग उसकी ज़्यादा है और वहाँ पे GW का काम भी होता है, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग मैटर करती है। अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हो और तो आपका ओल्ड IITs का एक थोड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ओल्ड IITs जो फैकल्टीज़ होती हैं उनके अच्छे कोलैबोरेशंस फॉरेन में रहते हैं और आप एक अच्छा प्रोजेक्ट थीसिस वर्क एंड अप कर पाओगे, ठीक है। एक NIRF, हाँ, रैंकिंग हो गया, आपका वर्सेटिलिटी हो गया। अब आपको क्या देखना है, आप इंटरेस्टेड किस में हो? आपको कोर्स वर्क ज़्यादा करना है या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है बट आप श्योर नहीं हो कि कौन सा फील्ड लेना है, ठीक है। वो आपका प्लान पे डिपेंड करता है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे मास्टर्स के बाद जॉब चाहिए, तो अगर आप डेफिनेटली श्योर कि ठीक है मास्टर्स के बाद कोचिंग में पढ़ाऊंगा, स्कूल्स में पढ़ाऊंगा, या फिर मे बी आई जॉइन सम कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर बाय क्वालिफाइंग नेट एंड यू हैव नो प्लान्स फॉर PhD और परसुइंग हायर रिसर्च, ठीक है। तो उस केस में आप करिकुलम देख लो उनका, ठीक है, ठीक है, करिकुलम करिकुलम तो उसमें आप देखो कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कोर्सेज कर रहे हो, मैक्स कोर्सेज। जैसे इसका एग्जांपल मैक्स कोर्सेज इन करिकुलम, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे मेरा मास्टर्स जो था वो IIT जोधपुर से था, ठीक है। तो जो 2000, हाँ जोधपुर, ठीक है, 2018 टू 20 तो मेरे साल में जो करिकुलम था वो ऐसे था कि सेम 1 में 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, सेम 2 में भी 5 सब्जेक्ट, नॉट 50 ना तो नहीं हो पाएगा 50 सब्जेक्ट, तो ठीक है। लेकिन सेम 3 और सेम 4 में कॉमनली था मेरे पास थीसिस वर्क एंड प्लस 2 इलेक्टिव्स जो आप कोई भी सेम में निपटा सकते हो। अगर आपने सेम 3 सेम 4 में आपने थर्ड सेमेस्टर में ही आपने 2 इलेक्टिव निपटा दिए तो फोर्थ सेमेस्टर आपका पूरा खाली रहेगा सिर्फ थीसिस वर्क के लिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने टोटल जो कोर्स किए वो मैंने टोटल किए 12 कोर्सेज कंपलसरी, मतलब 12 कोर्सेज थे कंपलसरी प्लस इलेक्टिव मिला के। लेकिन अब देखो 12 कोर्सेज ही किए प्लस थीसिस किया, 1 ईयर रिसर्च। तो अब इसके एडवांटेज क्या क्या हुआ कि मैंने 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस लिया, तो आई एम वेरी मच स्पेसिफिक कि मुझे PhD में क्या थीसिस वर्क करना है,
ठीक है। लेकिन कोर्सेज मैंने सिर्फ 12 ही किए अपने काम के, 10 मेन और 2 इलेक्टिव लिए। तो क्या हुआ कि अगर तुम प्लान कर रहे हो कि तुम्हें आगे पढ़ाना वढ़ाना है, तो तुमने ज़्यादा कोर्स वर्क, बहुत मतलब वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर नहीं किए, राइट। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मतलब बहुत सारे इलेक्टिव्स हो सकते हैं, वो आपने एक्सप्लोर नहीं किए, और आपने 1 साल का रिसर्च वर्क भी कर डाला। तो ये फैक्टर आपका हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि 19 बैच से फिर ये चेंज हो गया एंड इट टर्न टू 5 + 5 + 5 एंड आई थिंक +2 है, या आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, नॉट श्योर, बट ये हो गया, मतलब कोर्स वर्क ज़्यादा हो गया था हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस हो रहा है वर्क पे, और कहाँ पे तुम्हारा कोर्स वर्क भी काफ़ी है, तो ये भी एक फैक्टर तुम्हें ध्यान रखना है। तो चलो पहले एक बार इसको कर लेते हैं ओवरऑल व्यू। अगर आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप हाँ राइट, अगर आपको पता है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो कॉलेजेस की रैंकिंग पहले नहीं देखेंगे, पहले हम कॉलेजेस अपनी रैंक देखेंगे, उसके आसपास के कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, हम वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, चाहे वो NIT हो चाहे वो IIT हो, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने 2-3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में निकाल लिया, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप वहाँ की फैकल्टीज़ जाएंगे, फैकल्टीज़ देखेंगे, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कितनी फैकल्टीज़ हैं आप वो देखेंगे, और उन्होंने कितना एक्टिवली वर्क किया है, कैसा रिसर्च ग्रुप है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप चेक करोगे। उसके बाद आप फैकल्टीज़ कंपेयर कर लेंगे, अगर आपका बहुत स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो और अच्छी बात है, आप उसकी फैकल्टी उनके रिसर्च ग्रुप में ढूंढेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली, तो आप ऐसी फैकल्टी को देखिए जो उसके रिलेटेड कोर्स करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो थीसिस वर्क है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरी कॉलेज में फैकल्टी है वो न्यूट्रॉन स्टार में काम करती है फैकल्टी, ठीक है, प्रोफेसर काम करते हैं। तो मैं उनके साथ एक छोटा सा, मतलब उनके साथ इस चीज़ को GW में इम्प्लीट करने का काम कर सकता हूँ। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख सकते हो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर फैकल्टी वहाँ नहीं है, तो उसके नियरेस्ट फैकल्टी कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। आप NIRF रैंकिंग देखो, एंड ऑफ द डे वो भी मैटर करती है। अगर आप फॉरेन में अप्लाई करोगे तो रैंकिंग थोड़ा मैटर करेगी, ओल्ड IIT इज़ बेटर दैन न्यू IITs एंड ऑल, ठीक है। उस तरह अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप रिसर्च की वर्सेटिलिटी कितनी है वो देखोगे, फिर NIRF रैंकिंग ज़रूर देखोगे, और करिकुलम भी देखोगे, ठीक है। करिकुलम कैसा है कॉलेजेस में, क्योंकि ये करिकुलम वाला फैक्टर आपकी न्यू IITs में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। ओल्ड में तो काफ़ी चीज़ें अब सेटल डाउन हो चुकी हैं, करिकुलम भी बहुत एफिशिएंटली है, वर्क करता है, और फील्ड भी काफ़ी वर्सेटाइल है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम करिकुलम का हो जाएगा उसमें न्यू IITs में हो सकता है, ठीक है। तो न्यू IITs वाले लोग अगर आप हैं या फिर NITs में, तो आपको ये भी फैक्टर ध्यान रखना होगा। अब आता है कि हाँ, तो आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब कुछ आपको वो रहेंगे, मतलब टू डू, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। टू डू लिस्ट है, अगर आप फॉर आई टी जैम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, मतलब IITs के लिए आप फॉर्म भर रहे हो कॉलेजेस के लिए, तो आप क्या करना है। तो पहली बात तो, ठीक है, फिल ऑल कॉलेजेस। आप ये चीज़ मत देखना, ठीक है, कि आपका रैंक इस बार कितनी है और कट ऑफ कितना गया है। जनरल में बहुत स्पेसिफिक रहता है, लेकिन एज ए मूव टूवर्ड्स द रिजर्वेशन कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल SC STs एंड OBCs, तो वहाँ पे जो रैंक का जो रहता है मार्जिन, वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। तो वो आपको बहुत अच्छे से देखना है, फिल ऑल द IITs, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आपका। हाँ राइट, फिल ऑल द IITs। उसके बाद फिल ऑल द कॉलेजेस irrespective ऑफ योर रैंक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो, अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको PhD करना है कि नहीं करना है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप इन कोर्सेज को ऊपर रख सकते हो या नीचे रख सकते हो, ठीक है। पुट MSc PhD कोर्सेज, क्योंकि कुछ IITs में थे, शायद खड़गपुर में है, ठीक है, अप और डाउन डिपेंडिंग
फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, एमएससी पीएचडी कोर्स रखना है। और अगर आपको श्योर नहीं है तो आप प्रीफर करोगे क्या? प्योर एमएससी फिजिक्स कोर्सेज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लाइक जियो फिजिक्स एंड ऑल कोर्सेज है, ठीक है, तो वो आप नीचे रख देना। जैसे जियो फिजिक्स था, आपका एक वो था, जैसे एस्ट्रोनॉमी का एक कोर्स था, बहुत स्पेसिफिक था, मैं आईटी इंदौर का। तो आईटी इंदौर की रैंकिंग भले अच्छी है, लेकिन उनका कोर्स ना स्पेसिफिक है एस्ट्रोनॉमी को लेकर। तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑल आई थिंक पढ़ोगे उसमें, कोर्स को मुझे इतना अच्छे से जानकारी नहीं है। तो अगर आपको श्योर नहीं है तो आप ऐसे मतलब आप बेसिक फिजिक्स चूज़ करो, ताकि फ्यूचर में आपको इशू ना हो। आप किसी फील्ड में डोमेन में जाना चाहते हो एंड देन द प्रोफेसर की नहीं भाई तुमने तो मास्टर्स अपने एस्ट्रोनॉमी में किया है, तुम कंडस मैटर में क्यों आना चाहते हो? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ, इफ़ नॉट श्योर। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टिप जो है, जो इस वक्त जो मैं टिप दे रहा हूँ, वह है बीई बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। बीई बीटेक कैंडिडेट्स, क्योंकि कुछ आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो बीई बीटेक करके आए होंगे, तो आपको भी श्योर नहीं होगा, आप भी मतलब अच्छे रैंक लेके आए होंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीई बीटेक का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है वो थोड़ा सा एम्बिगियस रहता है। जैसे मैं खुद बीटेक हूँ, मेरा बीटेक एरोस्पेस में था, और 2017 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 243 था जैम में। मुझे किसी भी आईआईटी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, ठीक है। 243 रैंक, तो उस साल 248 आईआईटी रुड़की का कट ऑफ गया था। मैंने सारे कॉलेजेस भरे थे, नॉट इवन वन कॉलेज शॉर्टलिस्टेड मी। बाई लीग 2018 आई ट्राइड अगेन। दिस टाइम माई रैंक वॉज नॉट गुड, दैट गुड, इट वॉज 450, बट ओनली एंड ओनली आईआईटी जोधपुर शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। तो उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि मस्ट हैव 4 फिजिक्स सब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, वो थोड़ा सा एम्बिगस रहता है। तो आपको क्या करना है, आपका रैंक आप जो भी हो, आपका रैंक भले 120 हो या 320 हो, ठीक है, यू हैव टू फिल ऑल ओल्ड एंड न्यू IITs, सॉरी IITs, ठीक है। आपको ओल्ड एंड न्यू IITs सारे भरने हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई टू आइजर्स फॉर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम थ्रू IIT जैम रैंक। तो ये भी देखना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल से क्या हुआ है कि बीटेक वाले, ठीक है, लास्ट 2 इयर्स जो है तुम्हारे सिलेक्शन अच्छा रहा है, मतलब बीटेक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन काफ़ी सही रहा है। इनफैक्ट मेरे जूनियर्स कॉलेज में, मतलब IIT जोधपुर में भी बीटेक में आए थे, ऐसी बात नहीं है। तो सिलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, फिल ऑल द IITs, डोंट लीव एनी IIT व्हाट डिस्पाइट ऑफ योर रैंक। कोविड टाइम्स है, ऑफ कोर्स रैंक फ्लक्चुएट काफ़ी करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग प्रीफर कर रहे हैं कि उनके घर के पास का कॉलेज मिल जाए, या फिर लोग अवॉइड कर रहे हैं कि अवॉइड करें में भी कि हो सकता है कि देर लाइक कि IITs की फ़ीस इतनी ज़्यादा है और कोविड की वजह से तो हमें कॉलेज जाने को भी नहीं मिलेगा, घर से रह के अगर ऑनलाइन कोर्स करना है तो फिर क्या है, क्योंकि कॉलेज की कैंपस लाइफ भी मैटर करती है, और IITs की फ़ीस काफ़ी रहती है पर सेमेस्टर की, रहने की, खाने की, और मतलब फूड एंड लॉजिंग प्लस कॉलेज की फीस रहती है, वो काफ़ी अच्छी खासी रहती है दैन कम्पेयर टू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसकी वजह से रैंक फ्लक्चुएट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सारे कॉलेजेस में अप्लाई करो। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन से कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, मतलब आई मीन कौन से कॉलेज बेटर रहेगा, आपके पास कुछ 2-3 कॉलेजेस हैं, यू आर लाइक इनमें से कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, यू आर नॉट एबल टू मतलब
शॉर्टलिस्टेड बाय योरसेल्फ, या आपको किसी प्रकार की भी कोई भी हेल्प चाहिए होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दैट। ध्यान रखना है, तुम्हारे पास 2 से 3 हफ्ते हैं अगर देखा जाए कॉलेज की रैंकिंग के लिए, तो बहुत ही आराम से रैंकिंग करना है, क्योंकि अगर एक गलत कॉलेज भी ऊपर चला गया, मान लो तुमने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली लिखा हो, सडनली आईआईटी मंडी डाल दिया, तुम्हारा रैंक 121 है, या फिर मान लो इन सब के ऊपर तुम्हारा गलती से आईआईटी मंडी चला गया, तुमने ध्यान दिया ही नहीं, क्लिक हो गया, भाई रिग्रेट हो जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। जो शॉर्ट लिस्टिंग है 15 बार देखो, एक बार घर वालों को भी दिखा दो, उनसे पढ़ के सुन लो, ठीक है। बहुत ही ध्यान से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, सारे कॉलेजेस की करनी है, ऊपर से लेके एंड तक। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग कर देना ऊपर नीचे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट क्लियर नहीं है तो जो जो पॉइंट्स बताएं उनको ध्यान में रखिए, तुम उन अपने हिसाब से शॉर्ट वो कर लेना रैंकिंग, लेकिन सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना, ठीक है। रैंक तुम्हारा 200 भले हो, लेकिन अप्लाई टू ऑल द कॉलेजेस, क्योंकि पहले राउंड में ही ना तुम्हें थोड़ा श्योरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें कॉलेज मिल गया। क्या होता है ना कि पहले और सेकेंड राउंड में ना रैंक के कट ऑफ्स इतने ज़्यादा हो नहीं पाते, तो कई बार ना लोग थोड़ा पैनिक करके दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक आईआईटीज़ ले लो, टॉप आईआईटीज़, तो क्या होता है कि पहले दूसरे राउंड में ना उनका रैंक का कट ऑफ बहुत लो रहता है, क्योंकि पहले राउंड में सबको रैंक वाइज मिलता है, फिर देन दे स्किप द कॉलेज एंड देन दोज सीट्स आर शिफ्टेड टू द नेक्स्ट वन, देन दे स्किप दैट सीट, देन इट गेट्स शिफ्टेड टू द लोएस्ट वन। तो आपको जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो थर्ड राउंड तक मिलता है, लेकिन थर्ड राउंड तक क्या होता है ना कि आपके बाकी कॉलेजेस जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड एनआईटीज़ का शायद काउंसलिंग होगी, तो वो खत्म हो जाता है। तो उसकी पैनिक की वजह से ना कई बार ना लोग अपने बेस्ट कॉलेज में एंड अप नहीं कर पाते हैं, देन दे एंड अप चूजिंग सम अदर कॉलेज, और ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका लो रैंक है स्पेशली। तो आपको थर्ड राउंड तक पेशेंटली वेट ज़रूर करना है, थर्ड राउंड में ही आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिलेगा। हाँ राइट, तो आपको थर्ड राउंड तक बहुत ही अच्छे से वेट करना है, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर आप पीएचडी का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईआईएसईआर या फिर जहाँ जहाँ भी आप आईआईटी जैम के रैंक से एलिजिबल हो, आप वहाँ वहाँ डेफिनेटली अप्लाई करो, ठीक है। आप इंटरव्यूज़ में अपीयर हो, क्योंकि अगर आपको प्लान नहीं भी है तब भी इंटरव्यू में अपीयर करो, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग द इंटरव्यूज़, क्योंकि कई लोग ना इंटरव्यू में पैनिक कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, एंड दे डायरेक्टली जंप टू द इंटरव्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। तो उसके पहले थोड़ा एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा, अच्छा रैंक है, डेफिनेटली इंटरव्यूज में एंटर करो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि रैंकिंग बहुत ही ध्यान से करनी है, और ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी ही बेस्ट है, ठीक है। हो सकता है कि लोअर आईआईटी से अच्छा तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब मेरे जितना मुझे पता है इज़ वे बेटर दैन अगर तुम लोअर आईआईटीज़ उठाओगे, मतलब न्यू आईआईटीज़ में एकदम नीचे जाओगे तो। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेटल्ड है, उनकी बुक हम पढ़ते हैं, आर्थर वाइजर तो पढ़ी होगी ना, उसमें प्रोफेसर शोभित महाजन का नाम भी लिखा होगा, वो भी डीयू की, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। प्रोफेसर पैट्रिक दास गुप्ता, उनका भी नाम सुना होगा तुम लोगों ने बहुत जगह पे, काफ़ी अच्छे साइंस कम्युनिकेटर भी है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम डीयू। तो वहाँ का फैकल्टी अच्छा है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ का फैकल्टीज अच्छा है, तो उस हिसाब से तुम देख लेना कि आईआईटी अगर तुम्हें तुम्हारा प्रॉपर चार्ज वाइज का नहीं मिलता है, यू कैन ऑल्सो गो टू सेंट्रल। लेकिन अगर तुम फॉरेन का प्लान कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आईआईटीज़ प्रीफर करना बेटर रहेगा, कि आईआईटीज़ का टैग काफ़ी काम आ जाता है कई बार बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई होप अभी तक आप लोग सो नहीं गए हो, ठीक है। तो आई होप द वीडियो आपका थोड़ा हेल्प का होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। आई बी रियली रेडी टू हेल्प यू आउट। मैं नहीं चाहता आप में से किसी का भी कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसकी वजह से कुछ एरर हो जाए, तो इसलिए आप डेफिनेटली कमेंट करो। एंड इफ़ यू लाइक द मटेरियल्स जो मैं पोस्ट करता हूँ तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियोज़ लाइक करके थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर सी यू अगेन। और हो सके हाँ एक और चीज़, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी लोगों के लिए, और वो आप चाहते हो अभी जल्दी ही कवर हो जाए, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दो कि हाँ सर कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो बना दो, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उस पर एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर चलो फिर ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट।